प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज की हमारी वीडियो वो आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे आज, बल्कि हमारी जो चर्चा रहेगी आज रहेगी अभी हाल ही में 19 अगस्त सन 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक करते हुए एक आयोग का गठन किया है और एक नारा दिया गया है, एक देश एक भर्ती। तो एक नारा दिया गया है आपका, एक देश एक भर्ती। अब इसका मतलब क्या है और इसके तहत किया क्या है मोदी सरकार ने? इसके तहत मोदी सरकार ने NRA का गठन किया है, NRA। अब ये सर NRA है क्या, ये कैसे काम करेगी, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, और आने वाले समय में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न आपका लगभग पूरे तरीके से ही बदल दिया गया है। कैसे बदल दिया गया है जरा बात करेंगे। अगर मैं NRA की बात करूं तो इस NRA की फुल फॉर्म आपकी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको अगर मैं कहना चाहूं तो आपका राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये NRA है। अब ये NRA क्या करेगी? ये NRA का आपका टेस्ट कराएगी जिसका आपका नाम होगा CET। अब ये CET क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपकी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। या फिर इसको हिंदी में आप कह सकते हैं साझा पात्रता परीक्षा। अब देखिए ये है क्या CET और है क्या NRA। एक्चुअल में अब तक होता क्या था कि हमारे देश में जितनी भी परीक्षा एजेंसियां हैं, जो भी हमारी भर्ती एजेंसी हैं जो आपकी परीक्षाएं लेती हैं हमारी पूरे भारत में, इस समय अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ 20 से ज़्यादा आपकी जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी फेमस है, अगर मैं 2-4 के नाम भी लिखना चाहूँ, जैसे आपकी SSC है ना। आप SSC के बारे में आपने सुना होगा, आपका कर्मचारी चयन आयोग इसको कहा जाता है। एक आपका RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक आपकी होती है IBPS, ठीक, इंटरनेट एंड बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसके अलावा आपका होता है NTA नेशनल टीचिंग एजेंसी। इसके अलावा आपका है CBSE है ना। इसके अलावा आपका होता है DRDO, पुलिस के लिए आपका PRBP है ना। ऐसी आपका CTET होता है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी एजेंसीज हैं। तो लगभग 20 से भी ज़्यादा एजेंसी हैं पूरे भारत में इस समय जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं और बच्चे उनके एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है। लेकिन अब क्या है, अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो पहले वाले 3 ही हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, SSC, रेलवे और आपका बैंकिंग, मतलब आपका कर्मचारी चयन आयोग, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आपका IBPS। अब ये जो आपके 3 जो है आपके बोर्ड हो गए। तो अब किया क्या है सरकार ने? अब जो NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इस NRA ने अपने अंदर 3 बोर्ड को अपने अंडर में ले लिया है, जिसमें SSC, RRB और आपका IBPS। अब समझते हैं इसको कैसे अंडर में लिया है। अब देखो जरा मैं 1 मिनट के लिए CET को हटा देता हूं और अब जरा हम NRA के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद CET के बारे में भी चर्चा करेंगे ये है क्या और आपकी परीक्षाएं आने वाले समय में कैसे बदल रही हैं। अगर मैं बात करता हूं NRA की, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, तो जो आपकी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा है इसके अंदर आपके 3 चीज़ें शामिल हो गई हैं। SSC को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है, प्लस RRB को आपका ले लिया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, प्लस आपका ले लिया है IBPS को, ठीक है। अब ये जो IBPS, RRB और SSC लिए हैं, इसका मतलब क्या है? आप ये समझिए कि आपको SSC में कोई भी एग्जाम देना है। आप SSC में कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? लाइक अगर मैं आपसे लिखना चाहूँ तो आप SSC में MTS का एग्जाम देते हैं, आप इसमें देते हैं LDC, आप इसमें CPO में SI देते हैं। इसके अलावा आप CGL आपका प्रसिद्ध एग्जाम है, मेन है ना। बहुत सारे और भी बहुत सारे आपके एग्जाम हैं, 20-30 एग्जाम आपके लगभग आपको हो सकते हैं ये। तो मैंने आपके केवल ये 4 लिखे हैं। आप RRB की बात कर रहे हैं सर, RRB आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसके आप NTPC का फॉर्म अभी आपके लिए निकला ही था, आपका नॉन टेक्निकल का आपका फॉर्म एक आपका निकला हुआ था, है ना। इसके अलावा बहुत सारे आपके होते हैं, आपका लोको पायलट का आपका निकलते हैं फॉर्म, आपका बहुत सारे आपके फॉर्म निकलते हैं। ऐसे IBPS है, IBPS में आपका क्लर्क का आपका फॉर्म निकलता है, आपका PO का फॉर्म आपके निकलते हैं।
इसके अलावा आपके स्पेशल ऑफिसर के फॉर्म निकलते हैं जो कि आपका ट्रांसलेटर के तरीके से काम करेंगे, उनको 2 लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बहुत सारे आपके ऐसे फॉर्म निकलते हैं। तो अब होता क्या है कि इन सभी एग्जाम्स का एक तरीका है, आप सब जानते हैं इन सभी एग्जाम में क्या है। सबसे पहला तरीका, अगर आपको SSC MTS की वैकेंसी निकलेगी, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ये NRA से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब इसका बेनिफिट जरा बड़े ध्यान से समझो। मान लीजिए SSC MTS का फॉर्म निकला और उसके तुरंत बाद आपका 1 महीने बाद आपका LDC का फॉर्म निकला और उसके 1 महीने बाद आपका CPO का फॉर्म निकला और फिर CGL का। मान लो आपके पास 2 महीने में SSC के 4 फॉर्म निकले हैं, ये 4 फॉर्म आपके हो गए इन 2 मंथ्स। इस बात को जरा सही से समझेंगे आप। 2 महीने में आपके पास 4 फॉर्म निकले हैं। अब आपको क्या है कि आपकी जो पात्रता है, आपकी जो योग्यता है, आप ग्रेजुएशन लेवल है, आपकी एज 21 साल से ज़्यादा हो चुकी है। एक वो बच्चा जो 22-23 साल का है और साथ में वो ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो सारे के सारे फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल है, आपका योग्य है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, मान लीजिए वो मैं ही व्यक्ति हूँ, तो मैं सबसे पहले जाकर के MTS का फॉर्म फिल करूँगा, फिर ये वाला फॉर्म फिल करूँगा, फिर ये फिल करूँगा, फिर ये फिल करूँगा। हो सकता है आप ऊपर नीचे क्रम हो सकता है, लेकिन मुझे 4 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। 4 फॉर्म फिल करने में क्या हुआ सर, मेरी जो फीस है, अगर मैं अपनी फ़ी की बात करूं तो आपकी कितनी बार जमा आपकी होगी, 4 टाइम्स। ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा, 4 बार फीस जमा होगी। दूसरी बात मैं बात करूं, मेरा आपका टाइम वेस्ट कितनी बार होगा सर, आपका ये भी 4 टाइम होगा, क्योंकि ये फॉर्म करवाना पड़ेगा, फिर ये कराना पड़ेगा, फिर ये कराना पड़ेगा, फिर ये कराना पड़ेगा। इसके बाद इन सब का हमें प्री एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब प्री एग्जाम कितनी देने, अगर मैं केवल प्री की आपकी बात करता हूं आपका, तो प्री एग्जाम देने मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा सर, 4 बार ही जाना पड़ेगा। अब 4 बार में हो सकता है कि एक एग्जाम मेरठ हो, एक एग्जाम हो सकता है कि आपका जो है तमिलनाडु पहुंचा दिया जाए। चलो तमिलनाडु तो ज़्यादा दूर होगा, मान लीजिए आपका दिल्ली हो जाए एक का एग्जाम। हो सकता है कि आपके लिए एक के लिए देहरादून जाना पड़े, हो सकता है आपको एक के लिए असम भी जाना पड़े, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो यहाँ कंडीशन क्या, आपको सारे काम 4 बार करने पड़ रहे हैं। फिर आप प्री को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप मेंस पर पहुंचेंगे, उसके बाद आप मेंस देंगे, फिर किसी में इंटरव्यू होता है, कोई आपके नॉन इंटरव्यू है, डायरेक्ट मेंस की मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया। अच्छा, यही प्रोसेस आपका लगभग यहाँ पर चलेगा। अब प्रोसेस क्या है, अब इन्होंने कहा जी आप एक काम करो, इनको हटाओ। हटाने के बाद आपके जो भी फॉर्म आपके निकल रहे हैं, अब इन फॉर्म के लिए हम एक काम कर दो, आपकी ये NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जी। आपके जितने भी फॉर्म थे SSC, RRB और IBPS, अब SSC ये आपके 2 चरण में आपकी एग्जाम लेती है, एग्जाम रिटन, प्री और मेंस। इंटरव्यू की बात नहीं चल रही, केवल रिटन एग्जाम की बात है। सर RRB भी 2 चरण में आपकी एग्जाम लेती है, कई बार प्री एंड मेंस, और साथ में IBPS भी आपका लेता है प्री और मेंस। तो NRA ने कहा कि भाई हम बच्चों को इतना परेशान क्यों करें, एक काम करते हैं, ये NRA का आपका एग्जाम कराएगी जिसका आपका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा। तो इसके तहत क्या होगा, ये आपका CET एक्चुअल में है क्या, CET क्या है, ये आपका प्री एग्जाम ऑफ SSC, रेलवे एंड बैंकिंग, मतलब SSC, RRB और IBPS, ये इन तीनों का प्री एग्जाम सेट आपका CET हो जाएगा। मतलब ये है कि आप CET के परीक्षा को क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करने के बाद ना तो आपको CGL का प्री देना है, ना ही आपको MTS का प्री देना है, ना ही आपको बैंक क्लर्क का प्री देना है, ना ही आपको NTPC का प्री देना है, ना ही आपको LDC का प्री देना है, बल्कि केवल एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इतने सारे एग्जाम के प्री के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप जो है आपके धन का भी फायदा है, आपका पैसे का फायदा, फाइनेंशियली आपको वित्तीय सहायता मिल रही है, आपका समय बच रहा है, आपकी यात्रा में जो परेशानी उठानी पड़ रही थी वो बच रही है। इसके अलावा आपका एक सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, जो इससे भी बेहतर है, अब वो समझिए स्टूडेंट के तरीके से, टीचर के तरीके से, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती थी। अगर आप बैंक का PO, अगर आप बैंक के प्री की तैयारी करेंगे, चाहे आपका वो PO के लिए हो, चाहे आपका क्लर्क के लिए हो, तो आपको एक नई रणनीति बनानी पड़ती थी। और इसी नाम पर बहुत सारे कोचिंग वाले आपसे लूटपाट भी करते थे, मतलब लूटपाट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपसे लूटपाट ही थी जी, लूटपाट ही करते थे। टीचर लगभग वही रहते हैं और आपका बैच भी वही रहता है, लेकिन आपको केवल SSC के नाम, बैंक के नाम पर अलग कर दिया जाता है, CGL के नाम पर अलग कर दिया जाता है। अब एक ही बैच चलेगा, अब ध्यान से सुनिए, एक ही बैच चलेगा CET का,
और उसी सीईटी के बेस से ही आप सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। मतलब आपका जो माइंड मेकअप है वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। शायद जॉब पाना आपका एक थोड़ा सा एक इसमें एक क्रांतिकारी कदम है जो कि आपको आसान करेगा। चलो खैर, तो अब ये समझ में आपका एनआरए क्या है, दोबारा समझ लीजिए। एनआरए एक आपकी एजेंसी हो गई, ये वो एजेंसी है, वो बोर्ड है जो कि आपका सीईटी की परीक्षा लेगा। एनआरए के अंतर्गत 3 बोर्ड आपके ले लिए गए हैं जो बड़े बोर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, मतलब आपका एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। अब एक्चुअल में यही क्यों लिए गए, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षा है वो यही कराते हैं। अगर मैं केवल इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में लगभग हर साल जो है लगभग 1.25 लाख पद निकलते हैं मात्र, और इन्हें देने जो एग्जाम देने वालों की संख्या आपकी होती है लगभग आपका 2.5 करोड़ के आसपास आपकी संख्या इनकी होती है। आप ये लगा लीजिए कि इतना बड़ा आपका जो है 200 गुना एग्जाम, 200 गुना बच्चे एग्जाम देते हैं। ये यहाँ पर इतनी बड़ा आपका इसका डिफरेंस है, ये अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपका हुआ एनआरए और ये आपका हुआ सीईटी। अब ये सीईटी होगी कैसे, अब इसके बारे में समझेंगे आप। तो आपको एक बहुत आसान ये मिल गया कि सर आप सीईटी क्वालिफाई करें। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपके सारे प्री क्लियर हो गए, आपको केवल मेंस के ही एग्जाम देने जाना होगा। अब कैसे देने जाना होगा, अब सीईटी के बारे में और जरा इसके जो है ऑपरेशन कर लेते हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहली बात तो सीईटी जो है आपका ये 3 स्टेप में 3 लेवल पर आपका होगा। 10th लेवल पर, या जिसको मैट्रिक लेवल कहा जाएगा, 12th लेवल पर, +2 लेवल पर आपका ये होगा, और तीसरा आपका होगा ग्रेजुएशन लेवल पर, है ना। तो मैं आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आपका ये होगा। तो पहली बात तो आपका सीईटी 3 लेवल पर आपका एग्जाम होगा। दूसरी बात, सीईटी आपका 1 साल में 2 बार होगा, 1 वर्ष में 2 बार। अब वो कब डिसाइड करेंगे, पहला जनवरी में हो, दूसरा जुलाई में हो, किस तरीके से, आप यूं लगा लीजिए जैसे वर्तमान में जो बच्चे नेट की यूजीसी नेट या आपके सीबीएसई नेट की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे वर्तमान में नेट का एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है वैसे ही ये होगा, जैसे, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये चूंकि आपका सेंटर का एग्जाम है, आपका केंद्र का एग्जाम है, तो केंद्र के एग्जाम की पारदर्शिता भी हो, पारदर्शिता आपकी स्टेट के एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये आपके जो है समय अनुसार भर्ती करते हैं केंद्र सरकार जो है, और केंद्र सरकार के रिजल्ट आपके समय पर आते हैं, आपकी वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो ये भी आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सीईटी की अगर बात करना चाहो तो सीईटी आप कितनी बार दे सकते हैं, ठीक। तो मतलब आपका सीईटी देने की आपकी जो है बारंबारता कितनी है, आप कितने बार दे सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप 1 बार दे सकते हो, आप चाहो 2 बार दे दो, आप 10 बार दे दो, आप 20 बार दे दो, लेकिन कब तक दे सकते हैं, अधिकतम उम्र होने तक, अधिकतम आयु तक। आपकी मैक्सिमम एज, जब तक आप एज लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक आप सीईटी एग्जाम को दे सकते हैं। एज कितनी रहेगी, एज के बारे में भी कोई ऐसा खास प्रावधान नहीं है, लेकिन लगभग एक आइडिया से आपका वही एज होगी जो जनरल की होती है, एससी, ओबीसी, एसटी और आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली आपके जो है जो पीएच होते हैं उनको आपकी उसी हिसाब से छूट दी जाती रहेगी जैसे कि आपकी पहले दी जाती रही है। दूसरी बात है, जो सीईटी का एग्जाम होगा ये आपका केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में नहीं होगा, बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 में से आपके 12 भाषाओं में एग्जाम होगा, और आगे भी भाषाओं की संख्या को बढ़ाने की जो है कायबात चलती रहेगी। दूसरी बात है, जो एनआरए है जो सीईटी का एग्जाम कराएगा, एनआरए में वर्तमान में तो केवल 3 ही बोर्ड हैं, आने वाले समय में बहुत सारे बोर्ड इससे जुड़ेंगे, और हो सकता और बहुत जल्दी ये होगा कि केवल और केवल एनआरए ही बच जाएगा जो कि आपका एग्जाम कराएगा, बाकी सारी एजेंसियां उसके अंदर विलीन हो जाएंगी। तो ये तो था आपका सीईटी। अब देखिए, मान लीजिए आपका हुआ क्या, आपने सीईटी आपका ये लागू कब होगा, सन 2021 से लागू होगा, 2021 से लागू। 2020 में कोई भी भर्ती सीईटी के माध्यम से नहीं होगी, 2021 से भर्तियां होंगी, 21 में आपका 2 बार होगा। अब आप इसको इस बार और समझ लीजिएगा। अब बात यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है कि सर क्या एक बच्चे को तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे, हाँ जी, कोई बच्चा 10th का भी दे सकता है, 12th का भी दे सकता है और आपका ग्रेजुएशन का भी, बशर्ते वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अंडर ग्रेजुएट हो और आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, है ना। दूसरी बात आप ये समझेंगे कि अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन का एग्जाम क्वालिफाई किया तो क्या वो 12th और 10th के एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ माना जाएगा। तो ऐसे कोई भी खास प्रावधान, स्पेशल पॉइंट मुझे अभी लिखा हुआ नहीं मिला। कुछ जगह आपका लिखा हुआ है कि आपको तीनों एग्जाम
एग्ज़ाम अलग अलग पास करने होंगे। कुछ लिखा है कि अगर आप ग्रेजुएशन का पास कर लेते हैं तो 12th और 10th के आपके क्वालिफाई माने जाएंगे। कुछ जगह ये लिखा है कि अगर आप 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो 10th माना जाएगा। अभी ऐसा कोई भी नियम नहीं है आपका, लेकिन आप अपने दिमाग माइंड मेकअप करें कि आपको तीनों के तीनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं। दूसरी बात, अगली बात आप ये सर इसका आपका सिलेबस क्या होगा, इसका आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसके सिलेबस में भी ऐसी कोई बात नहीं दी गई, लेकिन अगर मैं आपसे एक नॉर्मल आइडिया की बात करूं तो नॉर्मल आइडिया आपका यही कहता है, इसमें आपके पांचों के पांचों विषय आपके आएंगे, जिसमें आपका हिंदी आएगा लैंग्वेज पर, आपका इंग्लिश आपका आएगा, आपका मैथ्स को इसमें रखा जाएगा, इसके अलावा आपका रीजनिंग को रखा जाएगा और साथ ही साथ आपका जीएस या आपके जनरल स्टडीज़ को भी रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये आपकी हो सकती है, जो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम है उसमें हिंदी का या तो योगदान ना हो या फिर आपका योगदान कम हो। ठीक, हालांकि अभी ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है कि आपका सबके नंबर्स आपके बराबर होंगे या कोई एक पेपर आपका अधिक नंबर पर होगा, किसी के कम नंबर होंगे किसी सब्जेक्ट के, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक आइडिया के तौर पर अगर बताया जाए तो आपके पांचों के पांचों विषय होंगे। हो सकता है किसी एक दो एग्जाम में एग्जाम के अकॉर्डिंग हेर फेर कर दी जाए। दूसरी बात, अब इसके बाद ये तो आपका प्री क्वालिफाई होगा, मतलब ये है कि आप सेट क्वालिफाई करो, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के जितने भी एग्जाम निकलेंगे, और वो कौन से ग्रुप के आपके एग्जाम होंगे ध्यान रखेंगे, बी एंड सी ग्रुप नॉन टेक्निकल, ये भी ध्यान रखेंगे। ए और डी ग्रुप के लिए अभी सेट सीईटी लागू नहीं किया गया है, केवल बी और सी ग्रुप के लिए ही आपका लागू किया गया है। इसके अलावा और सीईटी में मैं आपके बारे में और क्या चर्चा कर सकते हैं, आपके जो नॉन गजेटेड आपके जो ऑफिसर्स होंगे, जो अराजपत्रित अधिकारी होंगे, उस रैंक के लिए ही आपका सीईटी लागू किया जाएगा। तो अब आपका एग्जाम का फॉर्मेट ये हुआ, आपको ना एसएससी का प्री देना है, ना बैंकिंग का प्री देना है, ना रेलवे का प्री देना है, आपको सेट क्वालिफाई करना है। अब इस सेट में एक टेक्निकल बात और समझ लीजिए सर, मान लीजिए आपने 2021 में दो होंगे ए और बी, ऐसे ही 2022 में आपके दो सेट होंगे ए और बी, ऐसे आपके 2023 में भी आपके दो एग्जाम होंगे ए और बी। ए बी का मतलब पहला सेट और दूसरा सीईटी, पहला सीईटी, इस तरीके से आपके होंगे। अब मान लीजिए आपने ये एग्जाम दिया और आपके लगभग इसमें 100 नंबर का एग्जाम हो, मान लेते हैं इसमें 100 नंबर का एग्जाम हुआ और इस 100 नंबर के एग्जाम में आपके जो है 70 नंबर हैं, यहाँ पर आपके जो हैं मान लीजिए 80 नंबर हैं, यहाँ पर आपके जो है 77 मार्क्स हैं, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सर आपके कौन से एग्जाम के मार्क्स काउंट होंगे, तो जो भी आपने आज तक जितने भी एग्जाम सीईटी के दिए हैं उसमें अधिकतम अंक ही आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। और इस स्कोर की समय सीमा क्या रहेगी, इसकी समय सीमा आपकी जो घोषित आपकी तिथि होगी उस तिथि के, उस डेट के 3 साल तक आपका लागू होगा। मतलब कहने का मतलब, मैं अगर आपसे बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये मतलब है, अब बहुत ध्यान से समझो गिद्ध दृष्टि से, इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब बहुत आसानी से ये है कि आप एक बार मेहनत लगा के सीईटी को क्वालिफाई करो, अपने एग्जाम 80-85% ले आओ और लाने के बाद 3 साल के लिए आप भूल जाओ कि आपको कोई भी एग्जाम प्री देना है या नहीं देना है, फिर आप सीधे तैयारी करेंगे मेंस की। अब मेंस कैसे होगा, अब जरा ध्यान से समझ लीजिए। अब हम मेंस की बात करते हैं। अच्छा, सीईटी को अभी राज्यों में लागू किया गया है या नहीं किया गया, तो अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि सभी राज्य, सभी केंद्र शासित राज्य इसको मानेंगे। और खासकर से जहां पर अगर मैं थोड़ी राजनीति की बात करूं तो जो आपके बीजेपी शासित राज्य हैं वर्तमान में, वो तो लगभग इसको मानने की उनकी अति संभावना है। और हो सकता है जो आपके स्टूडेंट के जो है वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग माने। अभी सीईटी से और फायदा आपका है क्या, अब मान लीजिए आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, तो सीईटी क्वालिफाई करने का मतलब आपका क्या हुआ सर, सीईटी क्वालिफाई करने का आपका मतलब ये है कि एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस का प्री क्वालिफाई हो गया। ये तो मतलब हुआ ना। अब चलो हो गया, अब इसके बाद सर आपको मेंस की परीक्षा देनी। मेंस की परीक्षा में क्या होगा, अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसके सीईटी में आपके यहाँ पर 4 बच्चे ले रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। इसके जो सीईटी में आपके मार्क्स हैं 100 में से मैं आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके ले रहा हूँ। इसका आपके 74 मार्क्स हैं, इसका आपके 68 मार्क्स हैं, इसका आपके 55 मार्क्स हैं और इसका आपके 87 मार्क्स हैं। ये मान लीजिए 4 बच्चे हैं जिनके 100 में से आपके इतने मार्क्स आए। अब एसएससी ने
रेलवे, अब एसएससी, अच्छा ये मार्क्स की आपकी बात चलिए, आप कोई सा भी लेवल ले लो, चाहे आप 10th लेवल ले लो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे आपका कोई भी एक आप लेवल ले सकते हैं, कोई ऐसी फ़र्क वाली बात नहीं है। अब कहानी क्या होगी यहाँ पर, मान लीजिए आप एसएससी में सीजीएल का फॉर्म फिल करते हैं। अब सीजीएल का प्री तो आपका ऑलरेडी क्वालिफाई है यहाँ पर। अब सीजीएल ने कहा जी प्री तो आपने सेट क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ पर प्री की वैल्यू क्या रहेगी, प्री का मतलब आप सेट क्वालिफाई करें, आप प्री क्वालिफाई हैं। बात आएगी एसएससी के मेंस, सॉरी सीजीएल के मेंस की, तो मेंस में वो कहेगी कि मुझे केवल वो बच्चे चाहिए जिनके 75+ मार्क्स हैं, मतलब वो अपनी एक मेरिट लगा देगी कि 75+ सेट के जो मार्क्स हैं सीईटी वाले जो हैं वो बच्चे आ जाएं। तो ध्यान दो इन चारों में से एक बच्चा चला जाएगा, ठीक। अच्छा वो कह दे कि चलो मैं 75 में नहीं, मैं आपका 72 में लगा देती हूँ, तब यहाँ पर 2 बच्चे चले जाएंगे। अब एसएससी सीजीएल की मेरिट आपकी 62 पर लग जाती है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपके 3 बच्चे चले गए। इस तरीके से आपका होगा। फिर आपका ये सीजीएल का मेंस अपने तरीके से होगा, मतलब ये प्री के लिए ही है, मेंस ये जैसे कराते थे वैसे ही कराएंगे, मेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ये आपका सीईटी है। अब सीईटी से और फायदे क्या हो सकते हैं, देखो जब सीईटी आपका होगा तो आपके पैसे की बचत होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपके समय की बचत होगी, आपकी रणनीति एक ही रणनीति आपकी काम करेगी। और अच्छी बात क्या है कि हर जिले में आपका एक केंद्र बनाया जाएगा और सीईटी का जो भी एग्जाम होगा उसका स्कोर कार्ड आपका साझा किया जाएगा एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी से, ताकि आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ भी पहुँच जाए और आप यहाँ से जब क्वालिफाई करने के बाद आप जाएँ तो आपकी मेरिट लिस्ट को चेक कर लिया जाए और आपका जॉब लेना शायद कुछ और आसान होगा। ये क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इसके बाद और अगर मैं कोई बात करना चाहूँ तो ऐसी कोई खास बात सीईटी में बची नहीं है, तो यही है। हाँ बस आपको एक फ़ायदा और सीईटी में हो सकता है, ये सीईटी का एग्ज़ाम कैसा होगा। अच्छा इसके एग्ज़ाम कैसा होगा इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपका बताया ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका होगा, जैसे आपके वर्तमान में हो तो ऑप्शन वाले ABCDE वाले। दूसरी बात आपका CBT आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में एक इसका केंद्र भी बनाया जाएगा, तो आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर से लड़कियों को और महिलाओं को, और या जो आपके PH होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन जैसे भाइयों बहनों को ज़्यादा आपका आसानी रहेगी और सभी को आसानी रहेगी। इसके अलावा और जो है सीईटी में आप क्या देख सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अब जरा इस सीईटी को और समझिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब मैं अगर आपसे बात करूँ आपकी लाइफ की, लाइफ एंड फ्यूचर, यहाँ पर आपका लाइफ और फ्यूचर थोड़ा सा सेफ किया गया है। वो कैसे किया गया है इस बात को जरा आप समझेंगे। जब आप आज से पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी करने जाते थे तो एक बच्चा है जिसको एसएससी की तैयारी करनी है, जिसको एसएससी में आपकी सीजीएल की तैयारी करनी है, सीजीएल। एक बच्चे को एसएससी में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपका एमटीएस की तैयारी करनी है, एक आपका सीपीयू की तैयारी करना चाह रहा है और एक आपका एलडीसी की। मान लीजिए ऐसे ही एक बच्चा है जो कि आपका आरआरबी का आपका फॉर्म निकला और वो आपका चला गया, सर मुझे आपका लोको पायलट का फॉर्म भर दिया मैंने, एक ने कहा सर मैंने एनटीपीसी का भर दिया, है ना। ऐसे ही आपके बहुत सारे आपके फॉर्म्स होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब तक होता क्या था कि आप जैसे जाते थे तो आपसे कहा गया कि सर, आपने कहा कि सर मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको जनरल कंपटीशन के बैच में डाल दिया जाता था। लेकिन इस अब क्या होता है, कई जगह कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि वो कहेंगे सर हमें एलडीसी की तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा जी फीस आपकी 2500 होगी। आपने कहा ठीक है जी दे देंगे, या आपकी 4500 या 5.5, वो अलग इंस्टीट्यूट के कुछ 10,000 ले रहे हैं, कुछ 15,000 ले रहे हैं, कुछ 500 रुपये महीना भी चल रहे हैं, तो वो अलग अलग मामला हुआ। आपने कहा सर मुझे सीपीयू की करनी है, उन्होंने कहा सर आपकी फ़ीस हम थोड़ी बढ़ा करके 3,500 कर देंगे। एमटीएस की फ़ीस आपकी 3,000 है, आप सीजीएल करेंगे तो आपकी फ़ीस 5,000 हो गई। ये हुआ। अब जब आपको लगेगा कि अगर इनकी फ़ीस में कुछ वेरिएशन है तो आपकी स्टडी में भी वेरिएशन होगा, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं वो सीजीएल को तो अलग उठा करके रख देते हैं और बाकी इन तीनों को एक ही बैच में ला देंगे। आपसे पेमेंट तो अलग अलग वसूल लिया जाता है कई कोचिंग्स में, लेकिन आपको जो है आपके जो है मेंटली प्रिपेयर आपको एक ही क्लास में करते हैं, तो आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा। अब आपके बैच अगर मैं कहना चाहूँ तो आपके 3 लेवल पर आप बैच चला सकते हैं। 3 लेवल पर क्या बैच चला सकते हैं भाई, एक आपका बैच चल सकता है सीईटी 10th लेवल, एक आपका बैच चल सकता है सीईटी 12th लेवल, और एक आपका बैच चल सकता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल।
जाहिर सी बात है। और अगर आप ये भी कहना चाहो कि अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को बहुत बेहतर तरीके से करो तो ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस उसमें अपने आप कवर हो जाएगा, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आपको तैयारी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खैर, ये था आपका सीईटी के बारे में, और आपका साथ ही साथ जो है आपका एनआरए के बारे में कि एनआरए का गठन क्यों किया गया, कैसे किया गया। धीरे धीरे भर्तियों को और आसान बनाया जाएगा, और आपकी उम्मीद पड़ रही है कि जो आरआरबी का, रेलवे का, आपका जो एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम रुके हुए थे वो एग्ज़ाम भी शायद सीईटी बेस पर ही ले लिए जाएं। क्या पता ये सरकार ये चाहती हो कि 2021 में जनवरी या फरवरी में सीईटी की परीक्षा कराई जाए और उसी के बेस पर पहला ही प्रयोग एनटीपीसी के साथ कर लिया जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। खैर, ये जो जानकारी मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए तो मैंने आपको जानकारी दी। एक आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका रहा, ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो था। खैर, इसके बाद अब अगली वीडियो आपकी किस विषय पर लाई जाएगी ये हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। खैर, तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।